Good evening, everyone. A very warm welcome to each one of you to today's webinar hosted by 1000X. We are truly delighted to have such a diverse audience with us today, all coming together for a subject that holds great practical importance in today's economic landscape: government grants and subsidies. What every CA and business owner must know in 2025. At 1000X, we believe that knowledge of the right opportunities at the right time can be a game changer for businesses and advisory professionals like us. Government support in the form of schemes, incentives, and grants is available, but understanding how to access and apply these benefits is where most people face challenges. To guide us through this subject, we are fortunate to have with us CA Nitesh Gupta ji from Agra, past Secretary of CARC, ICI, and a speaker well regarded for his insightful sessions on government policies, MSME schemes, and business restructuring. His experience in advising professionals and business clients make this session not just informative but practically valuable also. So without further delay, let's begin this impactful session. Over to you, sir. Nitesh, sir. So thank you so much, Pawan bhai, and really honored and privileged to be speaking to co-professionals. Starting with this, let me start with presenting my slides, and just to have those slides, I'm just sharing those slides. Chaliye. So with this first slide which I am putting, तो इसमें आप लोग ये देखेंगे हमें एक MSMEs जो नंबर ऑफ MSMEs हैं इसका एक नंबर जो अभी लेटेस्ट नंबर आया है, दिस यूज्ड टू बी लाइक 633 lakhs. अभी तक ये गवर्नमेंट नंबर एक काफी टाइम से चल रहा था ये नंबर, लेकिन अभी कुछ दो रिपोर्ट्स आई थी. सो उन दो रिपोर्ट्स में से एक जो सिडबी की रिपोर्ट रही है, तो उसमें दिस नंबर वाज लाइक 646.20 लाख MSMEs जो है ये उद्यम पोर्टल पर ये रजिस्टर हुए हैं, तो इसलिए ये नंबर कैप्चर हुआ है. और दिस नंबर इज ग्रोइंग ऑन, और इसका एक क्लासिफिकेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में हम लोगों ने किया है. और माइक्रो में एज वी कैन सी कि 99.21% आर माइक्रो. और फिर मैन्युफैक्चरिंग में कितना कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूशन, और एक्सपोर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को प्रोवाइड करता है एमएसएमई सेक्टर. ये सारे नंबर्स मोर और लेस काफी सारे हम लोग कई बार इसको डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पर देखते हैं, समझते हैं. लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज कि हमारे मतलब इंडिया में ओनली 1.5% ऑफ द एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट होती हैं फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल एंड देन टू मीडियम. जबकि चाइना में दिस नंबर इज लाइक बिटवीन 15 to 20%, और डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रेजुएशन रेट इज लाइक 40 to 50% के बीच में ग्रेजुएशन रेट है. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ तरीके का है कि ग्रेजुएशन रेट हमारे यहाँ पर है, तो एक जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह फिक्स रह जाती है. अगर वो माइक्रो में है तो माइक्रो में ही, और आप देखिए नंबर भी इसको कहीं ना कहीं इन लाइन ही है. ये नंबर 99.21% जो है वो माइक्रो, अगर ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन का रेट बहुत छोटा है, क्योंकि माइक्रो टू स्मॉल और स्मॉल टू मीडियम, स्मॉल तो आप देखिए बिल्कुल मिनिस्क्यूल नंबर है इसमें. तो पॉइंट इज कि हम लोगों को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, वो ये देखना है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कहाँ हो सकता है, कि क्या मैं ग्रेजुएशन में कोई रोल प्ले कर सकता हूँ क्या. तो इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंटली समझने की जरूरत है कि हम लोग ग्रेजुएशन में कहाँ पर एक रोल प्ले कर सकते हैं. और मैं कुछ एक लाइव एग्जांपल्स आपके साथ में कि हम लोगों का रोल कहाँ पर रहा इसमें, वो थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूंगा. और दिस वी आर डूइंग कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जो अभी समझ में आता है कि जो यूपी से नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना. और ये पूरा एक इकोस्फीयर है. मैं आप लोगों के साथ में इस चीज़ को और इम्पोर्टेंटली इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं कि आप और हम जो है मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स जो हैं, तो आप ये देखिए कि इस देश में जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनका नंबर करीब 7,000 के आसपास लिस्टेड एंटिटीज का नंबर है. और उस पर मोर और लेस बिग फोर्स या बिग टेंस या बिग ट्वेंटीज वहीं तक ही सीमित है वो नंबर. अब आपके मेरे लिए कौन सा स्कोप रह जाता है प्रैक्टिस का, सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. और मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पर 6.46 6.5 करोड़ MSMEs हैं, तो वहां पर हम लोगों के लिए एक अच्छा स्कोप बनता है कि हम वहां पर कुछ अपना
स्किल सेट को अच्छे से दिखा पाए। अब पॉइंट कुछ इस तरीके का है कि क्या एक एमएसएमई को केवल हम लोग इन्वॉल्व ऑडिट, इनकम टैक्स और जीएसटी वाली बात को रखते हैं, तो उस वजह से जो है वो एक कंप्लाइंस वाला पार्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें आज जो आप लोगों के साथ में मैं डिस्कशन पर रखता हूँ, तो एमएसएमईज में जहाँ वैल्यू एडिशन करते हैं, तो एक तो एज अ प्रोफेशनल हमारी इंपॉर्टेंस डेफिनेटली बढ़ी हुई होती है, और सेकेंडली आप अपना फीस भी एज कंपेयर टू कंप्लाइंस डोमेन, आप अपना जो रेमुनेशन स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा अच्छा चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट वैल्यू एडिशन होगा क्लाइंट के बिजनेस में, तो द क्लाइंट वोंट माइंड कि वो आप लोगों के साथ में उसको अपना जो वैल्यू ऐड हुआ है उसमें से कुछ पार्ट आपके साथ में शेयर करे। तो इधर हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से ग्रेजुएशन हम लोग कर सकते हैं। और मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं मैं, कि हम लोग एक कंपनी है जिसको हम लोग, दिस कंपनी वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, और इस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की कंपनी को मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, और इस पढ़ने के समझना शुरू किया, डिस्कशन कंपनी मैनेजमेंट के साथ में शुरू किए, एंड वी केम टू रियलाइज कि ये कंपनी जो है इसके पास में ऑर्डर्स इन हैंड अच्छे हैं, बस ये प्रॉपरली असेस नहीं कर पा रहे थे कि इनको लिक्विडिटी का इशू था। तो मैंने उस लिक्विडिटी के इशू को समझा, और लिक्विडिटी के इशू को समझ के एक डेट, क्योंकि डेट का इनका नीड भी था, तो एक डेट अरेंजमेंट हुआ उस कंपनी में। और डेट अरेंजमेंट आप देखिए, आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा रोल कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने ये देखा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सैंक्शन जो है इनको 10.5%, 10.5% के इंटरेस्ट पर ये सैंक्शन हुआ था। अब वहां पर जो है थोड़ा सा असेस मैंने किया, और जिस समय हम लोग बैंक के साथ में डिस्कशन पर थे, तो मैंने ये वाली बात रखी कि भाई 10.5 इज अ हायर रेट, और ऐसे में अगर हम लोग इस रेट पर काम करेंगे तो आप थोड़ा रेट को नेगोशिएट करने की वाली बात है। एंड टू आवर अटर सरप्राइज, जब ये सैंक्शन हुआ, दिस सैंक्शन वाज एट 11.4%। वहां पर मेरे आप जैसे लोगों का रोल आ जाता है कि हम लोग नेगोशिएट करें बैंक के साथ में। और हेयर जब मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा ये हिला हवाली चल रही है इस पूरे मैटर में, सो आई गॉट दिस अनदर बैंक इनटू पिक्चर। और इस दूसरी बैंक को जो है पिक्चर में लाने के बाद में, आप ये मान के चलिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, डायरेक्टली फ्रॉम 11.4 इट वेंट टू 9.25। तो इतनी बड़ी सेविंग थी इंटरेस्ट की, जो कि डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही थी। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट पे आपने ये देखा कि आप अपने क्लाइंट्स में, हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि बैंकर के साथ में नेगोशिएशन, बैंकर्स हमें किन टर्म्स पे लोन्स को, हमारे को हम प्राइसिंग किस पॉइंट पे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए रेटिंग का पॉइंट है, तो वी कैन हैव अ ओपन डिस्कशन विद बैंकर्स कि भाई आप रेटिंग हमें समझाइए। क्लाइंट को नहीं समझ में आता, उसके अकाउंटेंट को नहीं समझ में आता कि रेटिंग किन पैरामीटर्स पे उसकी खराब हो रही है, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं ना कहीं पे हम ये एक अच्छा रोल उसमें प्ले कर सकते हैं। देन कम्स कि अब नेक्स्ट व्हाट क्या था कि मैंने इस कंपनी को प्रॉपरली जब समझना शुरू किया, तो समझ के मेरे को ये थोड़ा सा इनका बिजनेस का स्ट्रक्चर, नेचर जब समझ में आना शुरू हुआ, तो उसमें जब मैंने ये वाली बात रखी कि भाई आप किस तरीके से क्या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को ये समझ में आया ऑर्डर्स का इनके पास में कोई कमी नहीं है, उन ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली टाइमली नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करता हूं मैं, कंसिडरिंग द जो वर्कफोर्स था, टीम्स का मैनेजमेंट था, हमारा जो प्रोसेसेस थे उनको स्ट्रीमलाइन किया। और आप लोगों के साथ में मेरे को शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि 31/3/24 पे दिस कंपनी यूज टू गेट स्टक, मतलब ये यूज टू गेट स्टक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 25 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर एक कंपनी स्टकअप हो जाती थी। प्रॉफिट मार्जिन आर ग्रेट, ऑलमोस्ट अराउंड 15% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के पास में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और ये स्टकअप हो जाती थी 20 से 25 26 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे स्टकअप हो जाती थी। हम लोगों ने लास्ट ईयर 24 में, आई कैन रिमेंबर अप्रैल मंथ में एक प्लान दिया था कि हम लोग 40 करोड़ रुपीस के टर्नओवर तक अचीव कर सकते हैं। और मैनेजमेंट में जो सबसे सीनियर डायरेक्टर है, यूज टू से, नितेश जी आपके मुंह में घी शक्कर है अगर ये पॉसिबल है। आप लोगों के साथ में बताते हुए खुशी है मेरे को कि वी टच समवेयर अराउंड 38.5 करोड़ रुपीस का टर्नओवर हमने अचीव किया। और मार्जिन मैंने आपके साथ में शेयर किया कि 15% का नेट मार्जिन है हमारा इस बिजनेस में। सो दिस इज व्हाट द रोल वी कैन प्ले। और हम लोगों को अभी ये चीज, क्योंकि आज डिस्कशन का पॉइंट हमारा सब्सिडीज था, लेकिन जब मेरे को ये समझ में आया कि थोड़ा सा हमें कंटेक्स्ट अपने बाहर के, जो हमारे यूपी स्टेट के बाहर के मेंबर्स हैं, उनके लिए भी ड्रॉ करना है, तो इसीलिए मैंने कंटेक्स्ट शेयर किया। और मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम क्लाइंट के बिजनेस को थोड़ा सा समझना शुरू कर दें, उनके क्लाइंट्स को समझना शुरू कर दें, प्रोसेसेस को शुरू करना, समझना शुरू कर दें, डेटर्स का टाइमली रियलाइजेशन है, किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ टाइम पे परचेजेस होनी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम एडवाइजरी में दे सकते हैं। और ये जो ग्रेजुएशन की रेट है, ये कहीं ना कहीं मेरे आपके हाथ में पॉसिबल है कि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो सिंस आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, अभी अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं
ये हमारा जो नंबर है, मतलब जो ये इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख पा रहे हैं, और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जो अभी लेटेस्ट बजट में अभी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो करंट ईयर बजट है इसमें इसको चेंज किया है। सो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को भी रेज किया गया है, और टर्नओवर को भी, टर्नओवर जो है जो पास्ट क्राइटेरिया था उससे डबल कर दिया गया है। तो आप ये देखिए कि माइक्रो के लिए जो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है, ऐसे ही सिमिलरली स्मॉल और मीडियम के इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो है वो टर्नओवर क्राइटेरिया है, क्योंकि ये इसी बजट पे चेंज किया गया है। इसलिए आई फाउंड इट अप्रोप्रिएट कि मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूं। मैं एक चीज और आप लोगों के साथ में जरूर रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे मेजरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो आप लोगों को एक एडवाइस जरूर करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। क्योंकि जहां हम बैंक से डीलिंग कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो वहां पर अगर, क्योंकि लोन्स वगैरह के रिक्वायरमेंट रहती है क्लाइंट्स के लिए, तो उनके लिए तो बैंक मैंडेटरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, और वो एक जगह में लास्ट जो मेरा डिस्कशन रखूंगा मैं, सो दैट विल बी पर्टेनिंग टू हमारा एक एमएसएमई में जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है बोरोर्स रिकवरी का। तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को उसको इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मैं कि हम लोग भी क्योंकि एमएसएमईज हैं, तो हम लोग को अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि हम सब लोग अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो जिस रिपोर्ट का मैंने अभी डिस्कशन किया था, सिडबी ने अपनी एक रिपोर्ट जिसके थ्रू हमने एक नंबर अराइज किया था कि कितने एमएसएमईज हैं, तो कुछ बजट के कुछ हाइलाइट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में जरूर रखता हूं मैं। तो एक तो मैंने पहले ही बताया कि एमएसएमई की लिमिट्स को रिवाइज कर दिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को बेनिफिट दिया जा सके। क्रेडिट बूस्ट को करने के लिए आप लोगों को ये मालूम होगा एक सीजीटीएमएसई कवर होता है। सो दैट सीजीटीएमएसई कवर अर्लियर वाज 2 करोड़, दैट वाज रेज टू 5 करोड़, और प्रेजेंट बजट में उसको 10 करोड़ तक रेज कर दिया गया है। यानी कि 10 करोड़ तक की अगर कोई फंडिंग यूनिट लेना चाहता है तो वो उसको सीजीटीएमएसई कवर में ले सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और शेयर करता हूँ, प्राइवेट बैंक्स जो है इस मॉडल पे थोड़ा सा अच्छा वर्क करते हैं, और हाइब्रिड मॉडल पे वो वर्किंग कर लेते हैं, और वहां पर वो सीजीटी एमएससी कवर को अच्छे से यूज करते हैं। तो आपके जो भी स्टैब्लिश क्लाइंट्स हैं जहां पर कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, सो उन सारी जगह पर हम लोग सीजीटी एमएससी कवर का बेनिफिट ले सकते हैं क्लाइंट के लिए, फंड्स को एक्सेस करने के लिए। और ये लिमिट अभी, which earlier was 2 crore, then was 5 crores, now it has been, through present budget, it has been raised to 10 crore of rupees। एक इसमें जो है वो माइक्रो सेक्टर के लिए 5 लाख क्रेडिट कार्ड्स की बात रखी गई थी बजट में, तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो ये मैंने 10 करोड़ वाली बात बताई है आपको, ये एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए दिस लिमिट इज 20 करोड़ रुपीज की, 20 करोड़ रुपीज तक की लिमिट विदाउट गारंटी कवर जो है वहां पर हम जा सकते हैं। सो दिस वाज आल्सो चेंज ऑफ द प्रेजेंट बजट। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ क्योंकि जनरल टॉपिक्स पे मेरे को डिस्कशन रखना था, आप में से कोई जस्ट एनी ऑफ द मेंबर कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप और हैंड रेस की अभी तक जितना डिस्कशन हमारा चल रहा है। बिकॉज इस स्क्रीन पे कभी कुछ पता नहीं लगता है कि, क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयरिंग पर भी चल रहा है। सो इफ एनी वन ऑफ यू कैन कंफर्म कि यस आई एम वेरी मच एप्ट एंड प्रॉपर, इफ एनी वन ऑफ यू, थ्रू एनी ऑफ योर कमेंट्स। पवनों, आवाज आ रही है ना? Yes, हम yes, सब लोग yes. है ना यहाँ पर Yes, मौजूद हैं, yes. हम सब लोग? Yes, yes. Please go ahead. Please go ahead. चलो चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ग्रेट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूं मैं। सुरजीत अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच अग्रवाल जी, मैंने अभी आपका मैसेज देखा, और थैंक यू सो मच आकाशदीप जी। सो अभी जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में रखता हूं मैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आप थोड़ा सा आप समझिए जरा इसको, कि ये मेरे को बैकग्राउंड कैसे आया। और टाइम का भी हम लोग कोई इशू नहीं मानते। मैं आज थोड़ा सा ग्रुप पे चैट्स को देख रहा था, सो सम ऑफ द रिस्पेक्टेड मेंबर वाज ऑफ द व्यू कि नहीं, ये हम लोग कुछ, सो मेरी तरफ से आप निश्चित मान के चलिएगा कि वॉट एवर टाइम अगर हम लोग आगे भी जाते हैं, सो 15-20 मिनट्स फॉर डिस्कशन एंड एवरीथिंग वी कैन कीप, और जो इतना भी डिस्कशन करेंगे विल ट्राई कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें।
अभी जो स्लाइड आपको दिख रही है, सो दिस इज सक्सेशन प्लान ऑफ ओनर विजाबिस बिजनेस। आपको कुछ इस तरीके का टाइटल दिख रहा है इसका। तो एक नंबर्स कुछ, क्योंकि थोड़ा सा मैं इन नंबर्स को असेस करता रहता हूँ। अगर मैं अपने सीए प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 68% प्रोफेशनल्स हम लोग जो है वो प्रोप्राइटरशिप प्रैक्टिसेस बिजनेस के फॉर्म में हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आपने देखा कि मोर देन 99% जो है वो माइक्रो सेटअप की इंडस्ट्रीज हैं। और माइक्रो सेटअप की इंडस्ट्रीज में अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो मेजरली जो है वो मेजरली इंडस्ट्रीज आर ऑफ प्रोप्राइटरशिप नेचर, ये भी सारे प्रोप्राइटरशिप नेचर में है। प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है, और ये हम सब लोग कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस चीज को अपनी आंखों से एक बार नहीं कई बार देखा है। और जो अभी मेरे प्रोफाइल में भी जैसे बताया, आई हैड बीन सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल। तो ये चीजें यदा कदा आती भी थी कि समहाउ अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं एक चीज आपके साथ में रखूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि राइट योर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप में से हर कोई अपना लिख के मेरे को बता देगा। लेकिन इफ आई से कि राइट योर डेट ऑफ डेथ, तो ये हम में से किसी को नहीं पता है। और ये मालूम है कि परम सत्य है कि होना ही है, जब होना है, लेकिन हम लोग उसकी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। और हम और आप जैसे लोग जब तक अपने क्लाइंट्स को इस चीज को बताना शुरू नहीं करेंगे, समझाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये चीज जो है मोमेंटम भी गेन नहीं करेगी। और सबसे पहली चीज ये है कि हम लोगों को इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में रखता हूँ इस वाली बात को। वन ऑफ माय फर्स्ट कजिन, यू कैन से, ही इज डॉक्टर इन अमेरिका। और उनके फादर यहाँ इंडिया में डॉक्टर हैं, और इंडिया क्या, आगरा में जहाँ से मैं हूँ वहीं पे डॉक्टर हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब की एट द एज ऑफ 66 डेथ हो गई। अब 66 की एज पे जिस डॉक्टर की डेथ हुई है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 20 25 30 साल की उनकी प्रैक्टिस का एक सिनेरियो रहा था। और क्योंकि एक प्रोप्राइटरशिप स्टेटस में उनकी एक अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, और जिसका जो मैंने अभी बोला एक परम सत्य है, सबके साथ होना है, टाइम किसी को भी नहीं मालूम है हम में से। तो अब ऐसे में जो है वो कोई प्लानिंग नहीं थी डॉक्टर साहब के पास में, या हम अपने प्रोफेशन से भी कोरिलेट करें तो आप ये देखिए कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ में ऐसा कोई मिसहैप होता है, तो क्लाइंट्स ग्रेजुअली एक एक करके, आपने जो 15 20 साल 25 साल की मेहनत करी होती है, वो मेहनत आपकी एक झटके में, एक एक क्लाइंट जो है आपकी फाइल आपके यहाँ से ले जाता है। और आपकी प्रैक्टिस जो है, जिस दिन तक आप उसको बनाए हुए थे, 15 20 25 साल की मेहनत करके आपने उसको संजोया था, वो प्रैक्टिस एक झटके में आपकी जीरो हो जाती है। सो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कहने का है कि उस प्रैक्टिस को जीरो ना होने दें, और इस पे हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने बिजनेस की सक्सेशन की प्लानिंग की बात करते हैं। तो और पवन भाई, यू विल बी ग्लैड टू नो कि मैं बरेली में एक फिजिकल डिस्कशन में आया था। आपके बरेली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी मेरे को पीछे पता लगा था अभी 10 15 20 दिन पहले ही, वो मतलब ये बड़े वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे क्योंकि 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया हुआ है इन्होंने। तो इनकी प्रेजेंस में मैंने जब ये वाला एक डिस्कशन सक्सेशन का रखा था, ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड, और जो उस समय के मेंबर्स थे उन्होंने भी वहाँ पे फिजिकल डिस्कशन में काफी अप्रिशिएट किया था इस वाली बात को। तो और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि हम लोग इसको कभी प्लान नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगता है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को ये लगता है कि जो आपका भी फोरम है, जिसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अदर देन जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं उनके अलावा अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पे इसलिए ये वाली बात रखना चाहता हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब की डेथ हो गई, और डॉक्टर साहब की क्लाइंट्स जो है वो ग्रेजुअली, अब आप ये मान के चलिए ना, बिल्कुल जीरो वाली स्थिति हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं है तो अब उन क्लाइंट्स को, जो उनके पेशेंट्स हैं, कौन देखेगा। सिमिलरली विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर उसकी किसी भी इस तरीके से अनफॉर्चुनेट डेथ होती है, तो आप ये मान के चलिए 25 साल 30 साल की मेहनत जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट्स ग्रेजुअली एक एक करके, और मैंने आपको नंबर भी दिया कि समवेयर 68% हमारी आज भी जो फर्म्स हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स रन करते हैं। अब इस बिजनेस की सक्सेशन का सोल्यूशन क्या है, ये तो थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। लेकिन मतलब मैं यहाँ पे कुछ ये वाली बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ तो प्लानिंग हम शुरू करें कि भाई, अगर हमने एक मेहनत करी है, उस मेहनत को हम लोग जीरो नहीं होने दें। हमने देश के लिए रिसोर्सेज जनरेट किए हैं, टैक्सेशन पे किया है, हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो मेरा आप लोगों से सविनय निवेदन रहेगा, जितने भी लोग यहाँ पर हम मौजूद हैं, कि हम लोग इन रिसोर्सेज को खराब नहीं होने दें। और इस रिसोर्सेस को किस तरीके से एक सक्सेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, तो प्लान करिए कि किस तरीके से ये आगे चल सकती है। क्या मैं किसी को ऐड करूं, फैमिली मेंबर को ऐड करूं, बाहर से किसी को ऐड करूं, मैं क्या कोई रॉयल्टी का, गुडविल का, इस तरीके का कोई ऑप्शन तलाश कर सकता हूं क्या इसमें। एंड सेम गोज विद द बिजनेस।
एक ये विल और नॉमिनेशन का पॉइंट है, तो ये भी मैं थोड़ा सा 1 मिनट इस पे भी लेना चाहता हूँ मैं। तो विल और नॉमिनेशन वाले पॉइंट पे मैं जो बात रखना चाहता हूँ वो कुछ ये है कि जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, पिछले 3-4 महीने से मैंने थोड़ा एफर्ट किया सक्सेशन पे और विल्स को। मैं ग्रेजुअली, मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से और पढ़ना शुरू करा। हमारी टीम ने काफी एफर्ट किया, हमारी टीम के कुछ लोग यहाँ पर इस वाले अभी डिस्कशन में मेरे ख्याल से 1-2 हमारी टीम के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो उन लोगों के साथ में मैंने इस डिस्कशन को रखा, और उसमें से कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन करा अपने विल्स वाले टॉपिक पे, नॉमिनेशन पे, एस्टेट प्लानिंग पे, सक्सेशन पे, इन टॉपिक्स पे थोड़ा तैयारी करा। आप ये देखिए कि ये कोर, अगर आप कहें कि क्या ऑडिट, टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये वो नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा है। और अगर हम ये समझाते हैं इस चीज को, आप ये मान के चलिएगा, आज मैं विल्स के मामले में अपने को इतना कॉम्पिटेंट मानता हूं मैं कि कोई भी अगर विल है तो उसमें क्या कमी है, मैं उस कमी को डिटेक्ट कर पाने की स्थिति में। और बहुत बड़ा कोई एफर्ट नहीं है, पिछले 3-4 महीने से रेगुलरली मैंने स्टडीज रखी हैं अपनी इस वाले टॉपिक पे, और मैं इस चीज को असेस कर पा रहा हूं मैं। और एक विल को, और विल, और फिर ये नॉमिनेशन वाली बात है। अभी नॉमिनेशन पे काफी सारे रूल्स चेंज हुए हैं। हमारा जो बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें नॉमिनेशन को लेके चेंज हुए हैं। आप में से सबको मालूम है कि नॉमिनेशन जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। नॉमिनी केवल और केवल फंड्स को ट्रस्टी के तौर पर रखता है। तो ऐसे में विल के बिना अगर कोई भी इंटेस्टेड डेथ होती है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चला जाएगा डिस्कशन का। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने क्लाइंट को हम ये सारी चीजें एडवाइजरी के फॉर्म में रख सकते हैं। और एक नेक्स्ट स्टेज जो है वो, और ये सारी एमएसएमई क्लाइंट में ही करना है आपको, कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बड़ा क्लाइंट रखना है। आज कोई भी आप अपना नॉर्मल एमएसएमई क्लाइंट देखेंगे, किसी के पास भी एक घर है, फैक्ट्री में उसका इन्वेस्टमेंट है, तो 2-4-5 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है। तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए, जस्ट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, और नेक्स्ट जनरेशन पे प्रॉपर हम लोग जो है वो वास्तव में एस्टेट ट्रांसफर करें, इंस्टेड की मैस ट्रांसफर करें। अभी एक नंबर था, 2 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो अनक्लेम्ड है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा। तो 2 लाख करोड़ रुपए का अगर अमाउंट अनक्लेम्ड है, वो कई सारे बैंक्स में है, सेबी के पास में, इस तरीके का अगर अमाउंट अनक्लेम्ड है, तो उसी वजह से, क्योंकि हम लोग प्रॉपर नॉमिनेशंस नहीं कर पाए हैं। और विल ना होने के, आपको मालूम है कि कोर्ट्स जो आजकल इतना कोर्ट्स पे जो रश है, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा हैं। तो माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि हम लोग किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने ये वाला डिस्कशन भी आगे रख सकते हैं, बट आज क्योंकि जनरल डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स रखने थे, तो जस्ट आई थॉट इट फिट कि मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा एमएसएमईज के लिए, और हम सब लोग एमएसएमईज हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप सब लोग सीएज हैं, हमारे क्लाइंट्स को हम बिजनेस एडवाइजरी में हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। फिर ये है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द विल, की क्या विल को एग्जीक्यूट करने का क्या टाइम एग्जैक्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ में रखता हूं मैं, कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम सबको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है, डेट ऑफ डेथ हम में से किसी को भी नहीं मालूम है। सो माय एडवाइस वुड बी कि एज एंड व्हेन आपको लगे कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्टेट आपके पास में इकट्ठा हो गया है, सो दैट इज द अप्रोप्रिएट टाइम कि आप अपनी विल को एग्जीक्यूट कर दें। और ये एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट अ इशू। तो इसलिए जो है माय एडवाइस वुड बी, और आप अपने क्लाइंट्स को भी इस तरीके की एडवाइस भी दे सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अपनी पॉलिसी पे स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2022 है। और ये आपके सामने जो वर्जन आ रहा है, ये वर्जन वही है जो सरकार ने अपना एक हिंदी वर्जन तैयार किया था, तो वही मैंने अपने पास में इसको ले लिया है, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ मैं इसको। मेरे ख्याल से इस वाले पे हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें बस ये बताने की कोशिश की है कि क्या लैंडस्केप है इस वक्त हमारे यहाँ पे। योजना का जो उद्देश्य है, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सो ऑब्जेक्टिव इज कि हम लोग एज अ यूपी स्टेट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बने। $5 ट्रिलियन का जो टोटल है उसमें से 20% उत्तर प्रदेश का। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, औद्योगिक विकास के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक संतुलन कायम करना। तो हम ये देखते हैं, टोटल उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट काफी बड़ा है, तो ईस्टर्न पार्ट उतना डेवलप्ड नहीं है जितना वेस्टर्न पार्ट है, तो इसीलिए ईस्टर्न पार्ट में आप ये देखेंगे कि इस स्कीम में इंसेंटिव का मैकेनिज्म ज्यादा दिया गया है। हम्म। आप में से किसी ने इस पॉलिसी में कोई बेनिफिट लिया है क्या, या किसी को इस पॉलिसी का कोई जानकारी है? इफ एनीवन ऑफ यू कैन जस्ट कंफर्म।
हमारी यूपी में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और बता देता हूं मैं कि हमारी जो पॉलिसी है इसमें समवेयर अराउंड 25 सेक्टोरल पॉलिसीज बनी हैं। तो इन 25 सेक्टोरल पॉलिसीज में आप ये थोड़ा सा ये ऐसे मान के चलिए कि 25 सेक्टोरल पॉलिसीज, जैसे फूड प्रोसेसिंग की अलग पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म और होटल की अलग पॉलिसी है, इसी तरीके से हमारा ईवी की अलग पॉलिसी है, स्टार्टअप्स की अलग पॉलिसी है। तो वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज। तो इन्हीं पॉलिसीज में जो है वो इसीलिए ये एक पॉलिसी है जो हमारी यूपी एमएसएमई पॉलिसी है, बहुत जनरल पॉलिसी है ये, और इसको काफी इसका एडवर्टाइज किया गया है इस पॉलिसी को। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ इस पॉलिसी को। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो हमारी 2017 की पॉलिसी थी, तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज ये होते थे कि वो जीएसटी से लिंक थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए हम उसमें। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी को थोड़ा सा इजी किया गया है। और क्या इसके चैलेंजेस हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। हमारे एक मेंबर पीलीभीत से आई एम नोइंग मुदित जी, तो मुदित जी ने अपना ये वाली बात रखी थी कि क्या प्रोसीजरल दिक्कत है, वो दैट ऑल्सो आई विल शेयर। इस पॉलिसी में फर्स्ट टाइम जो है वो हमारा इंटरेस्ट सब्सिडी का भी जिक्र है। फ्लैटेड फैक्ट्रीज जो है वो प्रमोट की गई हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में शेयर लिस्ट कराने के लिए बेनिफिट दिया गया है। और एमएसएमई पार्क, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर आप अपने क्लाइंट्स में से अगर कोई रियल एस्टेट वगैरह में हैं, तो उनके लिए भी दो पॉलिसी हैं। एक इस पॉलिसी में आप इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार कर सकते हैं, और एक प्लेज स्कीम है। अगर उसका मैंने ऑल दो सेपरेट डिस्कशन है क्योंकि वो बड़ा जनरल डिस्कशन है। अगर कोई उसको करना चाहता है, अगर कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहता है, आपके कोई क्लाइंट अगर बनाना चाहते हैं, तो उस पर भी हम लोग एक सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं। और न्यू जो एंटरप्राइजेस है उनके लिए तो बेनिफिट है ही है इस स्कीम में। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। मेजरली आप ये मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जो इंडस्ट्रीज हैं केवल वही बेनिफिट ले सकती हैं इसका। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। ये पॉलिसी 5 साल के लिए है। एग्जैक्ट डेट अगर मैं रिकॉल करूं तो 28 सितंबर 2022 को ये शुरू हो गई थी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते होते 2024 हो गया था। पहला प्रपोजल, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2024 में ही सेंक्शन हुआ है इस स्कीम में। तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट को भी स्टेबल होते होते टाइम लगा है इसमें। इसमें जो पॉइंट है कि अगर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, अच्छा एक चीज और है जो मैंने अभी आपके साथ में रखा था कि हमारी इस करंट बजट में जो है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया गया है। तो उस क्लासिफिकेशन चेंज होने के बाद में थोड़ा सा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसको 1 अप्रैल 25 से इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन यूपी स्टेट में सच अभी कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, बट वो होगा, जब भी होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा और इन लाइन विद पॉलिसी ही होगा वो। तो हम ये देख सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए अगर आप जब से एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो माइक्रो को 2 साल, स्मॉल को 3 साल और मीडियम को 4 साल में जो अपना इन्वेस्टमेंट है उतना करके और अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना है। एक पॉइंट ये है कि आपका जो लैंड में इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जस्ट 10% ही काउंट किया जाएगा सब्सिडी के बेनिफिट के लेने के लिए, और लैंड की वैल्यू पे कोई भी आपको इंसेंटिव नहीं है। सिमिलरली जो बिल्डिंग की वैल्यू है उसको आप ऐसे मान के चलिए कि आउट ऑफ 100 रुपीज जो आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए बिल्डिंग पे, तो उसमें से केवल 10 रुपीज की कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाएगा सब्सिडी के लिए, और उस 10 रुपीज की कॉस्ट पे ही परसेंटेज जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। तो लैंड को भी 10%, लेकिन लैंड पे कोई बेनिफिट नहीं है, और बिल्डिंग को जो है वो 10% जो आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको लेना है। तो इस तरीके से है। तो बेसिकली क्योंकि इस पॉलिसी में प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो बेनिफिट देना चाहते हैं, सो फॉर दैट रीजन इस चीज को किया गया है। नेक्स्ट वन इज कि हमारा लिमिट्स कितनी है। तो आप ये देखिए कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में जो है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए 25%, 20% और 15% जो आपने इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको आप एडअप कर देंगे। लैंड की वैल्यू का 10%, बिल्डिंग का लैंड की वैल्यू का 10%, बिल्डिंग का 10%, प्लांट एंड मशीनरी एट 100%, और उसका फिर आप 25%, 20% और 15% इफ यू आर इन बुंदेलखंड और पूर्वांचल। और क्योंकि हम लोग जो मेजरली मतलब अगर मैं इधर वेस्टर्न यूपी की बात करूं तो मध्यांचल और पश्चिमांचल, तो यहाँ पे दिस इज लाइक 20%, 15% एंड 10%। तो ये इस तरीके से है। SC ST और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये इसको 2% एक्स्ट्रा किया गया है। और मैक्सिमम जो कैपिटल सब्सिडी हो सकती है दैट कुड बी 4 करोड़ रुपीस।
और इसको टू पार्ट में दी जाएगी ये। एक जब आपका बिल्डिंग कंप्लीशन हो चुका होगा, और दूसरा आपका जब कमर्शियल प्रोडक्शन एटलीस्ट 50% अचीव कर लिया होगा, तब ये किया जाएगा। क्योंकि इसमें आज एक डिस्कशन का पॉइंट, या चलिए मैं बात आती जाती है तो साथ के साथ में रखता जाता हूं मैं। चैलेंजेस कहाँ पर हैं इस स्कीम में, वो थोड़ा सा चैलेंजेस मैं शेयर कर देता हूँ। या फॉर दैट मैटर किसी भी स्कीम में जब वो आप चैलेंजेस की बात करेंगे, तो चैलेंजेस के पॉइंट पे सबसे पहला तो ये आप मान के चलिए कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए आपको फायर की एनओसी, पोल्यूशन की एनओसी और मैप अप्रूवल, ये तीन डॉक्यूमेंट्स तो बट ऑब्वियस है, ये होने ही होने चाहिए आपके पास में, तभी आप बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे। और मेजरली हम लोग देखेंगे कि आगरा जैसे जहां से मैं आता हूं, तो यहाँ पे ताज ट्रेपेजियम जोन की वजह से थोड़ा पोल्यूशन का थोड़ा ये सब थोड़ा, और इस वक्त आगरा तो थोड़ा सा और दिक्कत यहाँ पर ये है, या आगरा नहीं केवल पूरे टीटीजेड में, कि अभी हम लोगों के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल है, जिस वजह से यहाँ पे किसी भी कोई नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, और किसी भी पुरानी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा आगरा इन पर्टिकुलर मुश्किल है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट अदर प्लेसेस, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है और दिखता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग में हो रही हो, हमारा एमएसएमई में हो रही हो, मिल्क प्लांट्स हो रहे हैं, या वेयर हाउस की बात हो रही है। तो मेरे को दिखता है कि ये कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज दिखती हैं। बट हम लोग पूरे क्योंकि यूपी के लिए बात कर रहे हैं इसमें, तो ये इस तरीके से है। तो ये एक तो ये चैलेंज है कि हमारे पास में सारे परमिशंस इंटैक्ट होने चाहिए। और दूसरा ये कि जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में रखा, कि इस पर्टिकुलर स्कीम में परमिशंस के अलावा आप लोगों को थोड़ा सा क्योंकि डिपार्टमेंटल डीलिंग है, तो पेशेंस की थोड़ा नीड है, परसुएशन थोड़ा ज्यादा रहता है। तो पेपर फाइलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी अगर मैं आगरा की बात करूं, तो टोटल 7 या 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक सबमिट हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम ही ने सबमिट किया है, और केवल 2 एंटिटीज ऐसी हैं जिनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिल पाया है। तो आगरा एज अ होल की अगर मैं बात करूं, तो 8 का नंबर बहुत बड़ा नहीं है। वो उसका रीजन अवेयरनेस का भी है, चाहे वो हमारी अवेयरनेस हो एंड बिजनेस की अवेयरनेस हो। इनफैक्ट जो डिपार्टमेंटल अवेयरनेस है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों के इनपुट्स लेके चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए, पोर्टल्स को इम्प्रूव करते हुए, इसका ऑनलाइन मैकेनिज्म है एप्लीकेशन फाइल करने का, निवेश मित्र पोर्टल है, वहां पे जाके आप इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो ये बाकी और कोई बहुत मेजर चैलेंज मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर चैलेंज है इसमें। तो इसके अलावा अगर इफ आई टॉक अबाउट, तो जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड इज कि इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी का भी एक ऑप्शन है। सो इंटरेस्ट सब्सिडी केवल माइक्रो सेटअप की यूनिट्स के लिए है। तो माइक्रो सेटअप की यूनिट्स को जो उनका इंटरेस्ट कंपोनेंट है, 5 साल तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। मैक्सिमम 25 लाख रुपीज तक का बेनिफिट पर ईयर लिया जा सकता है। और 50% का, अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए तक का बस आप बेनिफिट हर साल में ले सकते हैं। और ये SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 60% लिमिट हो जाती है ये वाली। सो ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, वो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट केवल और केवल माइक्रो सेटअप की यूनिट्स के लिए है। मेरे ख्याल से ये हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट का पॉइंट है, तो इन जनरल मैं अभी इसको स्किप करता हूं मैं। स्टैम्प ड्यूटी, यस। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप होती है, तो ये उसके लिमिट्स दिए हुए हैं, और मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन हो जाता है। और इसी तरीके से ये नोएडा और गाजियाबाद में इट इज लाइक 50%। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए 100% स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन है। जो आप लैंड खरीद रहे हैं, उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिल जाता है। देन दिस इज थोड़ा सा ये, अगर मान लीजिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके भी प्रोविजंस किए गए हैं। आई एम नॉट गोइंग वन बाय वन इनटू डिटेल, लेकिन अगर आप पॉलिसी में पढ़ सकते हैं इसको। इसी तरीके से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, लिक्विड डिस्चार्ज वगैरह अगर है, तो बॉयलर वगैरह अगर आपको करना है, अपना ग्रीन रेटिंग करवानी है, तो उसके लिए भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड पर हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूं मैं।
सो एक तो हो गया कि नया सेटअप होना है, तो उस केस में आपको लिमिट्स बताइए कि कैपिटल सबसे आपको जो है आपका कैपेक्स के ऊपर भी है, और इंटरेस्ट केवल माइक्रो सेटअप की यूनिट्स के लिए है। तो क्योंकि हमारा जो जिस पार्ट पे मैं आता हूँ वहाँ पे 20%, 15% और 10% का क्राइटेरिया है। तो वहां पर ये है। और अगर मान लीजिए पुराना यूनिट है, तो पुराने यूनिट में आपको ये इंश्योर करना है कि जो ग्रॉस ब्लॉक है वो 25% से बढ़ जाए, और जो आपकी कैपेसिटी है ये 25% से बढ़ जाए। मतलब ये दोनों चीजें जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वहां पर अगर ये दोनों बढ़ती हैं, तो आप नए यूनिट की तरह ट्रीट हो जाएंगे, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वो आपका सब्सिडी के लिए इंटाइटल्ड होगा। सेम अगर आप एसएमई आईपीओ लाते हैं तो उसमें भी कुछ इंसेंटिव देने की बात है। जो लास्ट वाला पॉइंट है स्लाइड पे, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नई एंटिटीज होंगी, नए एमएसएमई यूनिट्स होंगे, उनको 5 साल के लिए जो है वो ईपीएफ का रिम्बर्समेंट किया जाएगा एम्प्लॉयर को। तो ये एक पॉइंट है जो, और ये कुछ आपके क्लाइंट्स हो सकता है आप कुछ लेते भी हो इस बेनिफिट को, लेकिन इस स्कीम में पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया गया है इस बेनिफिट को। इसके बाद में इसका प्रोसेस है कि इसका प्रोसेस ऑनलाइन है। आप निवेश जो हमारा मित्र पोर्टल है उस पर जाके इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। फिजिकल में आपका जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, तो वहाँ पर जो है आप अपने को वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके इसको फाइल्स को सबमिट कर सकते हैं, और वो भी आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्कीम जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो या तो हम लोग वन बाय वन ले लेंगे, टोटल जब मैं डिस्कशन कर लूँ उसके बाद ले लेंगे, या अगर आप लोग अभी चाहते हैं कि अभी मैं डाउट्स लूँ तो अभी ले लेते हैं उसको, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। या आप लोग अपने डाउट्स को लिख लीजिए। मेरे ख्याल से हम लोगों ने फर्स्ट स्कीम जो है यूपी एमएसएमई पॉलिसी कर लिया है। आप लोग अपने डाउट्स को लिख लीजिए, अगर इसके बाद में कुछ भी अगर है तो हम लोग वन बाय वन खत्म करते जाते हैं, देन वी विल हैव ऑल द डाउट्स। Then we come to this dairy development and milk products promotion policy। तो इसका जो सबसे बड़ा की चेंज है वो कुछ तरीके से है कि पहले इसमें इंटरेस्ट और कैपिटल सब्सिडी दोनों के कंपोनेंट थे, लेकिन अभी कैपिटल सब्सिडी का कंपोनेंट को बढ़ा दिया गया है, और इन लाइन विद फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी के बराबर कर दिया गया है उसको, और इंटरेस्ट सब्सिडी को इसमें से खत्म कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स एज सच जो है वो कुछ तरीके के ही हैं कि मतलब हमारा डेयरी इंडस्ट्री हमारी बढ़े उत्तर प्रदेश स्टेट में, तो उसके लिए इस पॉलिसी को रखा गया है। कुछ सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो, पॉलिसी 17 अक्टूबर 2022 को प्रोमुलेट हो गई थी, तो तब से लेके 5 साल के लिए है ये पॉलिसी। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को भी प्रमोट करती है। कोल्ड चेन इंफ्रा जिसमें आपका बल्क मिल्क कूलर्स, टैंकर्स, चिलिंग प्लांट्स, डीप फ्रीजर, ये सारी चीजें इसमें एडमिसिबल हैं। और अभी जो नया वर्जन आया है उसमें सोलर सब्सिडी को भी इसमें जगह दे दी गई है। सो ये अमेंडेड सब्सिडी है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसके 5 या 6 वर्जन हैं जहाँ जहाँ पर हम लोग इसको ले सकते हैं। तो डेयरी यूनिट जहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग हो रही हो, तो वहाँ पर आप इसको 35% और अप टू 5 करोड़ रुपीज तक पे आप इसको ले सकते हैं। देन कैटल फीड प्लांट, अगर आप कैटल फीड से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आप 35% अप टू 5 करोड़ रुपीज। टेक्निकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है आपका, तो वहाँ पे 35% और अप टू मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपीज। फील्ड इक्विपमेंट, अगर आप अपने डेयरी यूनिट के बाहर के कुछ फील्ड इक्विपमेंट हैं, आपको बाहर से कुछ कलेक्शन वगैरह के लिए कुछ इक्विपमेंट लेने हैं, तो वहाँ पे 35% अप टू 1 करोड़ रुपीज। कोल्ड चेन का, चिलिंग प्लांट का सेटअप आप कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटेड वैन अगर आप ले रहे हैं, तो उस केस में 35% अप टू 1 करोड़ रुपीज। और माइक्रो सेटअप में चीज यूनिट अगर आप लगा रहे हैं, तो ये स्मॉल थोड़ा सा यहाँ से हटेगा, ये माइक्रो सेटअप ही अब हो गया है ये। सो चीज और आइसक्रीम इस तरीके का अगर यूनिट आप सेटअप कर रहे हैं, तो 50% अप टू मैक्सिमम 50 लाख रुपीज इस तरीके की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है आपके लिए। तो ये मिल्क से रिलेटेड स्कीम है ये। और क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा यूपी जो है वो थोड़ा सा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो इसलिए आई थॉट इट फिट कि मैं इस वाली पॉलिसी को आप लोगों के साथ में रख लूँ मैं।
तो बेसिकली बाकी और तो कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, क्योंकि बाकी जो इंसेंटिव्स हैं सो मोर और लेस वो हमारे प्लांट एंड मशीनरी के अलावा, अगर मान लीजिए आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप टाइप का है या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो उस तरीके के हैं, तो नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। इसके बाद हमारी एक फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है। सो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी मिल्क प्रोसेस की जो पॉलिसी थी, इसमें पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पर जो इंसेंटिव था वो 10% होता था, तो उसको इन लाइन विद फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी कर दिया है। तो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के कुछ एक आध पेक्यूलर फीचर हैं, कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट्स भी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहला तो ये, इसमें भी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अप टू 5 करोड़ रुपीस तक की सब्सिडी आप ले सकते हैं, 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। और ये बरेली में मैं जब अपने फिजिकल सेमिनार में आया था, तो मेरी एक सज्जन थे, उनसे बात भी हुई थी, उनका कुछ स्पाइसेस वगैरह का बिजनेस था, तो उन्होंने पर्टिकुलरली इस बेनिफिट को लिया हुआ है। वो आपके पास में बरेली के पास में कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसका नाम लिया था उन्होंने, तो वहां पर उनकी इंडस्ट्री है, तो वहां पर उन्होंने लिया था। तो ये सब्सिडी जो है वो रेगुलरली इसकी हर महीने एजेंडा मीटिंग सेट होती है। जैसे इस बार भी मेरे ख्याल से 11-12 तारीख को थी मीटिंग, तो 11-12 तारीख की मीटिंग में कुछ रेफ्रिजरेटेड वैन के प्रपोजल थे, कुछ 11-12 प्रपोजल्स थे उसमें। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, बाकी मैंने इसमें नहीं देखा है एमएसएमई पॉलिसी में, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में मैंने देखा है कि, या जैसे मिल्क प्रोसेसिंग के लिए भी मेरी बात हुई है, तो वहां पर कुछ तरीके की बात है कि आप प्रपोजल डालेंगे, और प्रपोजल डालने के बाद में आपके प्रपोजल्स को स्क्रूटनाइज करने के बाद में इसके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ में एक 1-to-1 इंटरव्यू सॉल्व होता है। और जब वो अपना ग्रीन गो सिग्नल दे देते हैं, तब लेटर ऑफ कंफर्ट जब दे देते हैं, तब हम फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ में इस पर्टिकुलर स्कीम का शेयर कर रहा था, और इसको भी आप निवेश मित्र पोर्टल के थ्रू जा सकते हैं इसमें भी। इसी तरीके से जो क्योंकि इन लाइन विद मिल्क पॉलिसी हो गई है ये, तो यहाँ पे एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन करते हैं, तो वहाँ पे 25% सब्जेक्ट टू 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज तक का आपको इंसेंटिव मिल सकता है। इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप फूड प्रोसेसिंग का कोई यूनिट लगाते हैं, तो 12.5 एकड़ से ज्यादा लैंड आप एक साथ नहीं ले सकते थे, लेकिन इस स्कीम में जो है उसको अलाउ किया गया है कि आप 12.5 एकड़ से ज्यादा लैंड आप ले सकते हैं इसमें। देन कम्स कि आपको थोड़ा सा चार्जेस वगैरह में भी कुछ एग्जाम्पशन मिल रहा है कि सर्किल जो आपका सेक्शन 80 रेवेन्यू में जो है कि आपको नॉन एग्रीकल्चर जो डिक्लेयर करवाना पड़ता है, सो दैट इज लाइक कि अभी वो 2% पे आप कर सकते हैं उसको। और कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज जो है वो 50% ऑफ द फीस जो है वो वेव हो जाएगी आपकी, अगर आप उसका लैंड यूज, क्योंकि एग्रीकल्चर से आप लैंड यूज चेंज करवाते हैं तो वो। सिमिलरली जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज है, ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता था, 2,000 रुपये पर मीटर का, या मतलब कई बार तो ऐसा होता था लैंड की कॉस्ट से ज्यादा हो गया ये, तो इसको भी 75% जो है वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और इस स्कीम में भी अगर आप कोई लैंड परचेज करते हैं तो उस पर भी 100% एग्जेम्पशन जो है स्टैम्प ड्यूटी का आपको मिल जाएगा। आई थिंक नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट स्लाइड, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो और सोलर पे 50% सब्सिडी सोलर की जनरल के लिए, और 90% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये हमें इसमें मिल जाएगी। और कोल्ड चेन से रिलेटेड या कोल्ड उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो जैसे कि आप फ्रोजन की कोई एक्टिविटी करते हैं, पीस प्रोसेस का कोई प्लांट लगाते हैं, आप कुछ इस तरीके का कि जहाँ पे आपका डीप फ्रीजिंग वगैरह है या क्वेंचिंग है, ये सब चीजें जहाँ पे कोल्ड प्रोसेसेस आ जाते हैं, आपको कोल्ड चेन सेटअप करना है, तो उस केस में सब्सिडी जो है वो 35% टू 50% तक की रेंज में चली जाती है, और 10 करोड़ रुपीस तक का मैक्सिमम अमाउंट हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा महंगा तैयार होता है ये वाला। इस पर्टिकुलर स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है आपके रेफर व्हीकल्स या मोबाइल प्री कूलिंग वेंस के लिए। सो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट आप इस स्कीम में ले सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव नहीं है। इसी से रिलेटेड एक छोटी स्कीम है, ये उन लोगों के लिए जो माइक्रो सेटअप में काम कर रहे हैं। सो दिस इज पीएमएफएमई। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको इसके लिए। जैसे हमारे यूपी स्टेट में ओडीओपी की एक स्कीम रन करती है, हर जिले का अपना एक उत्पाद पहले होता था, अब 2 और 3 उत्पाद तक हो गए हैं उसमें।
तो लेटेस्ट हमारे यहाँ आगरा में पहले केवल इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेदर लेदर होता था, लेदर के बाद में हैंडीक्राफ्ट ऐड हुआ, हैंडीक्राफ्ट के बाद में रिसेंटली अभी पेठा भी ऐड हो गया है उसमें। तो पहले क्या था इसमें, पीएमएफएमई में केवल और केवल जो है वो जो ओडीओपी में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ओडीओपी सिलेक्ट कर दिया था। जैसे आई कैन रिकॉल कि काशी के लिए मैंने कभी काशी में एड्रेस किया था, तो वहां पे उनके लिए लाल मिर्च को जो है उन्होंने ओडीओपी में क्लासिफाई किया था। तो अभी इस चीज को जो है वो खत्म कर दिया गया है। और अब प्रोडक्ट वाइज नहीं, आप कोई भी अगर फूड प्रोसेसिंग का छोटा यूनिट लगाते हैं तो अप टू 35 लाख रुपीस तक का जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आप जो है वो 10 लाख रुपीस तक की आपको इसमें पीएमएफएमई स्कीम में सब्सिडी मिल जाएगी। पहले इसको एक जिला एक उत्पाद से इसको लिंक किया गया था, लेकिन अब आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगता है, क्योंकि क्रेडिट लिंक्ड है, 35% तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है आपको। तो 35 लाख रुपीस तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसमें जो है ये आपको बेनिफिट मिल सकता है पीएमएफएमई स्कीम में। तो ये भी आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप इसकी एप्लीकेशन रेज कर सकते हैं इसकी। एक और स्कीम, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और ये वाली स्कीम में काफी सारे आप लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपने क्लाइंट्स के पिछले 3 साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट्स को बस एक बार आप चेक कर लीजिए। और उन ऑडिटेड बैलेंस शीट्स में आप ये देख लीजिए कि पिछले मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब इस स्कीम के लिए जो है वो यूनिट की एग्जिस्टेंस 3 साल पुरानी कम से कम होनी चाहिए। और फिर उसने अगर उसके बाद में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब मैक्सिमम जो अमाउंट है वो इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये प्रपोजल्स बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। आप अगर अपने फाइल्स को, क्लाइंट्स के फाइल्स को आप सर्च करना शुरू करेंगे, बैलेंस शीट को अगर आप देखना शुरू करेंगे, तो फिक्स एसेट शेड्यूल में अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कोई भी मशीन अगर ली गई है तो उस पर ये इंसेंटिव ले सकते हैं। और मतलब बड़ी इजी स्कीम है, कुछ बहुत खास इसमें नहीं है। कुछ एक चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पे ही सबमिट करने हैं। और ये हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट है, उस टारगेट के बेस पे इसमें आपको फंड मिल जाता है। तो लास्ट ईयर जैसे मैं बताऊं कि वो थोड़ा सा डिले का ही मैटर रहा, लेकिन लास्ट ईयर 31 मार्च को हर किसी के अकाउंट में इस पर्टिकुलर स्कीम में पैसे आए थे। इस साल का बजट अभी अलोकेट हो चुका है, ये फॉर श्योर न्यूज़ है कि बजट अलोकेट हो गया है। हर डिपार्टमेंट के पास में बजट आ चुका है। थोड़े टाइम में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला काम ऐसा है जो आप इसको गुड नंबर्स में दिस कैन बी डन। आपको बस अपने ऑफिस में क्लाइंट्स की फाइल्स को एक बार देखना है फिक्स एसेट शेड्यूल के साथ में, तो ये हम देख सकते हैं इसको। आई थिंक इस स्कीम में हाँ, इसका रेट बता देता हूँ मैं। मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक मिल सकता है। 50%, मतलब 10 लाख रुपए तक का अगर कोई कैपेक्स हो रहा है तो उस पर 50%, 20 लाख भी हो रहा है तो भी 5 लाख रुपए ही मिलेंगे इसमें। तो ये है, बाकी बोला बहुत गया है इसमें। एक रैंप की स्कीम को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें 1.5 लाख रुपए एडिशनल मिलना है। ऑल्दो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन अभी मेरे पीछे एक हायर ऑफिशियल है, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो भी अमाउंट जो है वो बजट हो चुका है उसका, और वो भी जल्दी 5 लाख रुपए जिनको मिल गए हैं उनको 1.5 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट। ये रैंप स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है उन यूनिट्स के लिए जिनको टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन दे दिया गया है, तो ये उसके थ्रू ये मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी का कोई डाउट है तो वुड लव टू। यार मैं एक काम करता हूँ, मैं टोटल इसको खत्म कर लेता हूँ और स्क्रीन शेयर को स्टॉप करके देन फेस टू फेस हम लोग उस डिस्कशन में आ जाते हैं। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि उत्तर प्रदेश स्टेट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये अभी हमारे वेयर हाउस की एक स्कीम शुरू हो चुकी है। और शुरू तो चल रही थी लेकिन अभी इसमें बजट्स को मतलब जो सब्सिडी एलिमेंट है इसको डबल कर दिया गया है। आप इस टेबल में अगर आप राइट हैंड जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे 75 लाख रुपीस देख रहे हैं, जहाँ पे मैं कर्सर भी मूव कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये अर्लियर दिस यूज टू बी 37.5 लैक्स, तो अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही इसको 75 लाख रुपीस कर दिया है। तो कोई भी अगर वेयर हाउस बनता है अपने यहाँ पर, तो उस वेयर हाउस के कुछ ये पैरामीटर्स दिए हैं कि अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी में बेनिफिशियरी है तो उसको 25% की रेट से सब्सिडी दी जा सकती है। उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को जो है वो पर मेट्रिक टन की इसमें जो कॉस्ट है वो 7,000 और 8,000, मतलब अगर वो हिली एरिया में है तो, और अदरवाइज जो है वो हमारे जैसे प्लेन एरियाज में 6,000 रुपीज मेट्रिक टन की कॉस्ट को लिया गया है।
सब्सिडी पर मैट्रिक टन 25% जो है 1500 रुपीज पर मैट्रिक टन होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी जो आप क्रिएट कर सकते हैं दैट कुड बी 5000 मैट्रिक टन, और उस पर जो सब्सिडी अमाउंट है दैट विल बी लाइक 75 लाख रुपीज। ये आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। लैंड काफी सारे लोगों के पास में होता है, तो उस पॉइंट से कि लैंड का यूटिलाइजेशन अगर करना चाहते हैं और क्रॉप अगर रखने के लिए है, तो एक ये ड्राई वेयर हाउस बन सकता है। एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो ये इसके सेलिएंट फीचर्स मैं आप लोगों के साथ में रख देता हूं मैं। जैसे मैंने अभी आपके साथ में वेयर हाउस का जिक्र किया, तो अब वेयर हाउस में जो भी फंडिंग होगी और जो भी सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी के साथ में डुअल एडवांटेज ये है कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए भी एलिजिबल हो जाता है, और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो 3% के इंटरेस्ट सबवेंशन से ये मतलब है कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका अगर प्रोजेक्ट पे 9% का अमूमन तौर पर इंटरेस्ट था, तो 3% इफेक्टिवली कम होके 6% का इंटरेस्ट लगेगा। और अप टू 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है, और 7 साल तक के लिए आपको 3% का सबवेंशन मिल सकता है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आप इसको देख सकते हैं इसकी साइट पर जाके। तो वेयर हाउस हो गए, हमारे सिलोज हो गए, पैक हाउसेस हैं, ऐसे यूनिट्स हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स हैं, कोल्ड चेन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किए थे अपने सब्सिडी वाले अपनी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में, वो ले सकते हैं हम इसमें। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, राइपनिंग चैम्बर्स, ये सारे के सारे एलिजिबल होते हैं 3% सबवेंशन के लिए। तो एक देखिए आपके क्लाइंट के लिए डुअल एडवांटेज हो सकता है। और ये फाइनेंशियल टर्म्स में जब डुअल एडवांटेज इस तरीके के होते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि कंप्लाइंस में तो उसे लगता है कि कंप्लाइंस इज अ बर्डन, लेकिन यहाँ पर अगर उसको वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो एक अच्छा इंसेंटिव वाइज आप भी हो सकते हैं इसमें। डिस्कशन का एक लास्ट पॉइंट हम लोग रख लेते हैं। और मैं आज जब ग्रुप पे था तो मैंने एक चीज ये देखी थी, ये मतलब जो हमारे एक मेंबर हैं उन्होंने ये वाली बात लिखी थी कि इतनी सारी चीजें हम लोग कैसे, तो पॉइंट वॉज कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्कीम को बताने का, और या उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बताने को, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको कि इसमें है नहीं। हम लोग मेथोडोलॉजी क्या फॉलो कर सकते हैं वो जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। तो इस लास्ट पॉइंट के साथ में ही, और आप देखिए ना कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी घंटा भर होने जा रहा है बस, और घंटे भर में हम लोगों ने करीब करीब सारा अपना जितना डिस्कशन करना था हम लोगों ने कर लिया। एक एमएसएमई समाधान है जो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये उन लोगों के लिए इन जनरल सबके लिए है, ये जो अक्रॉस कंट्री हैं, ये सबके लिए एमएसएमई समाधान का एक पोर्टल है ये। और इस पोर्टल पर एमएसएमईडी एक्ट में जो रिकवरी मैकेनिज्म है कि अगर सेलर के पास में पेमेंट नहीं दे रहा है बायर, तो उसका एक रिकवरी मैकेनिज्म है ये। तो ये रिकवरी मैकेनिज्म भी आप अपने क्लाइंट्स को अगर थोड़ा अवेयर हैं, तो एमएसएमई समाधान पे इसकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और एप्लीकेशन डालते हैं, मैं अभी देखता हूँ कुछ हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी एक्टिव हैं, और मैंने भी इसको समझने के बतौर मैंने भी 2 3 4 अपने केसेस डाले थे जिससे कि पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो इसमें कैसे एप्लीकेशन रहती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है, फिर 3 से 4 सेट्स हमें एकदम से, कुछ फीस भी है डिपार्टमेंट की जो फीस हमें पे करनी पड़ती है, तो उसके साथ में रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट में इसको हर मंडल लेवल पर कर दिया गया है, और कंट्री के हर स्टेट में जो है ये रन करता है ये। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जिसका कि सेल बायर पेमेंट नहीं दे रहा है, तो वो आप एमएसएमई माइक्रो और स्मॉल सेक्टर का क्लाइंट, इसमें मीडियम कैटेगरी कवर नहीं की गई है। तो अगर इस तरीके का कोई क्लाइंट है अगर आपका, तो उससे हम रिकवरी मैकेनिज्म में उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये रिकवरी होनी है। आप एमएसएमईडी एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको भरना है। कुछ थोड़ी 2 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि ट्रेडर्स इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ट्रेडर्स को अभी जो अलाउ किया गया है रजिस्ट्रेशन लेना, वो केवल और केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी एमएसएमई की किसी भी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते ट्रेडर्स। 3 साल से पुराना कोई भी डेट नहीं होना चाहिए आपका, 3 साल के अंदर का ही डेट होना चाहिए। आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो आपके डिस्प्यूट डेट के पहले का होना चाहिए। और आपका जो प्रोडक्ट है
वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड होना चाहिए आपके उद्यम के ऊपर। आपके जो इनवॉइसेज हैं वो और आपके उद्यम में जो आपने नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बताई है वो दोनों मैच करती हुई होनी चाहिए। आप अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो एक क्लाइंट अगर आपका दो नेचर ऑफ एक्टिविटीज कर रहा है, सर्विसेज भी रेंडर कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में भी है, तो उसको रजिस्ट्रेशन अपना उसी तरीके से कराना चाहिए। कई बार ये होता है कि वो एक ही नेचर ऑफ एक्टिविटी रजिस्टर करा पाते हैं, तो इसलिए अगर कोई इस तरीके का इशू है तो फिर वो एंटरटेन नहीं होता है फैसिलिटेशन काउंसिल में। फैसिलिटेशन काउंसिल में पहली बार जो है वो मध्यस्थता कराने की कोशिश होती है कि आपसी समझौते के साथ में डिस्कशन हो जाए, लेकिन ये डिस्कशन नहीं होता है तो फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है। और उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूशन की पावर भी फैसिलिटेशन काउंसिल के पास आ गई है, तो थोड़ा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ये। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितनी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो लोग अब थोड़ा सा, अगर ऐसा कोई भी यूनिट जो इंटेंशनली इस तरीके की बदमाशी कर रहा है तो बदमाशी नहीं करता है, पेमेंट्स जो है वो सेलर को मिल ही जाते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक्टिविटी है बट ये मिल जाते हैं। तो ये भी हम अपने, क्योंकि आज ये बात थी कि सब्सिडीज के अलावा उन लोगों के लिए जो हमारे स्टेट के बाहर के हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक एक आध रखने थे, तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस पर एक डिस्कशन कर सकता हूँ मैं। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन पार्ट आई हैव कंप्लीटेड। और आप लोगों के सामने अब अपने कोई भी अगर आप लोगों के डाउट्स हैं, सो फॉर ऑल दोज डाउट्स आई एम हियर। और कोई भी चीज़ अगर ऐसी है, आपने कुछ, सुजीत अग्रहरी जी ने एक क्वेश्चन किया है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। सर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज का मतलब आई एम नॉट प्रिपेयर्ड ऑन दिस, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि चीजें इतनी सारी चलती होती हैं, और बात खास बात ये होती है कि आप उसको पकड़ रहे होते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी संभावना यहाँ पे प्रपोजल थ्रू होने की ज्यादा लगती है। तो इसीलिए आई एम नॉट अवेयर ऑफ। अगर आपकी कुछ जानकारी में है तो रियली वुड बी ग्रेटफुल कि अगर आपकी जानकारी में है, बट आई एम नॉट अवेयर, कर इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। इसको हम थोड़ा सा पार्किंग में ले लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सुजीत जी। अगर आप में से कोई और, जितना मैंने डिस्कशन किया है इसके संदर्भ में अगर कोई डाउट अगर आप लेना चाहते हैं तो हम वो डाउट ले लेते हैं। सर मेरी एक क्वेरी है। नेहा जी आप थोड़ा सा प्लीज हाँ जी। इंट्रोड्यूस कर दें अपने को। हेलो सर, आई एम फ्रॉम पीलीभीत। अरे वाह। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम्म। सर अभी बेसिकली हम लोग मौजूद थे, अभी इस 10-12 नहीं, महीना भर पहले मतलब मैं जो है वो लघु उद्योग भारती से एसोसिएटेड हूँ। सो वी आर ओके। ट्राइंग टू, मेरी मुदित जी से भी बात हुई थी, जी तो जी जी वी आर जी। ट्राइंग टू हैव आवर चैप्टर देयर। तो काफी ओके। इंटरेस्टिंग, तो आई वाज देयर अ मंथ बैक। बताइए नेहा जी ऑल प्लीज। राइट। सर एक्चुअली यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि राइस मिल और सीड प्लांट्स का ज्यादा है जो राइट हमारे क्लाइंट्स हैं। तो राइट। राइस मिल सब्सिडीज के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए थी कि व्हाट इज द सब्सिडी, उसमें कितनी आती है मैडम जो और मैंने अभी क्या। आपको बताया ना कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो है ना, वो आपकी इसके लिए पॉलिसी है आपके लिए। और अच्छा हम्म। एक चीज मैं बताऊं आपको, क्योंकि आई डोंट नो मुदित जी है या नहीं है, आई डोंट नो इस डिस्कशन में। सेशन में नहीं है, ही इज नॉट इन द सेशन। अच्छा वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ग्रुप पे जब लिखा था तो राइट, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, लिखा था। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट की बात कही थी। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये पॉलिसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत हम्म। अच्छे से काम कर रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैकेनिज्म है। एप्लीकेशन के लिए पहले जो है, जैसे मैंने बताया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो इंटरव्यूज कॉल करते हैं क्लाइंट के, पॉलिसी समझ में आ जाती है। इन जनरल जैसे देखिए, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर बहुत ज्यादा कोई चीज हो चुकी है तो फिर वो एंटरटेन नहीं करते हैं वो उसको, और वो लॉजिकल भी है। सरकार इंसेंटिव इसलिए दे रही है कि कोई नई चीज हम प्रमोट कर सकें। आपके जिले में अगर मान लीजिए राइस मिल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो फिर आप ये अपेक्षा मत रखिए कि एक नया फिर से, जब तक कि आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो राइस के बाद में, अगर आप कुछ प्रोसेसिंग आपने ऐड करी है उसमें, तो आप एक्सपेक्ट करिए। लेकिन ऑलरेडी 100 राइस मिल ऑलरेडी हैं और मैं 101वां खोलने जा रहा हूँ, तो शायद इंसेंटिव थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो इंटरव्यू कॉल करके काम को करते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको बताऊं नेचर ऑफ इंडस्ट्री किस तरीके की, रेडी टू ईट आप कहीं पे भी पूरे प्रदेश में रेडी टू ईट कहीं पे भी लगा दीजिए, वो एलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेशन हो चुका है इंडस्ट्रीज का, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है वो। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं जो इस चीज को गाइड कर दें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के, मतलब चल बहुत अच्छी रही हैं ये सारी चीजें। मैडम आई थिंक कुछ और अगर हो तो आप प्लीज बताइए ना। सर बस एक चीज और पूछनी थी कि क्या सेंट्रल की जो सब्सिडी होती है और स्टेट सेंट्रल की की अलग मैं अलग। बताऊं आपको, हाँ सॉरी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर दिया मैंने। जो सेंट्रल की सब्सिडी और स्टेट, ये दोनों अलग अलग रहती है, तो इनके लिए हमें अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है।
मैडम 99% आई एम श्योर कि आप एक ही सब्सिडी का दो जगह पे बेनिफिट नहीं ले सकते। हम्म। अच्छा क्या किया है कि इन्होंने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी को जो सेंट्रल की एमओएफपीआई की पॉलिसी होती थी उसी से मैच करने की कोशिश की है। तो मैडम आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, मैं आपको बताता रहता हूं मैं। तो सेंट्रल की पॉलिसी से मैच करने की कोशिश की है। तो उसमें क्या हुआ है, एक तो आपका क्वेश्चन का डाउट कि दोनों मतलब 99.99% हर स्कीम में स्पेसिफाई होता है कि आप एक ही प्रोजेक्ट में दो बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो अगर आपने सेंट्रल से ले लिया तो स्टेट से नहीं ले सकते, स्टेट से ले लिया है तो सेंट्रल से नहीं ले सकते। तो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस पॉइंट। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, सेंट्रल की से ही इसमें इन्होंने कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर खुली हुई है हमारी स्टेट के लिए। सेंट्रल के लिए जो दिक्कत वाला पॉइंट आता है एमओएफपीआई की सब्सिडी के लिए, एक तो सर्टेन पीरियड के लिए विंडो खुलती है। वो विंडो कब खुलती है, पहले कभी अक्टूबर नवंबर के महीने में खुलती थी, इस बार जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी फरवरी में कभी वो विंडो खुली थी वो। तो एक तो ये नहीं पता होता कि आपको वो 2 महीने की विंडो 2.5 महीने की विंडो कब खुल रही है, ये एक तो ये नहीं पता होता। उसी विंडो में जो है वो ये वाला आपको काम करना होता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट भी देना है, बैंक से सैंक्शन भी कराना है। मतलब ऐसा नहीं है बिना बैंक से सैंक्शन कराए, इस 2-2.5 महीने में आपको बैंक से सैंक्शन भी कराना है, बैंक से मतलब आपको अप्रेजल के साथ में सबमिट करना है। तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। माय एडवाइस वुड बी कि अगर आप स्टेट पे जा रहे हैं तो गो विद स्टेट। स्टेट पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था 11-12 तारीख को मीटिंग हुई है, उस 11-12 तारीख की मीटिंग में 10 से 11 प्रपोजल्स जो है एजेंडा पे लगे हुए थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ में डिस्कशन के लिए। तो दिस पॉलिसी इन पर्टिकुलर इज गोइंग गुड इन उत्तर प्रदेश स्टेट। आई थिंक नेहा मैडम आई एम क्लियर यस ऑन सर। दिस। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। सो अगर आप में से और भी कुछ डाउट्स हो तो वुड लव टू एड्रेस ऑल दोस डाउट्स। सर सर जैसे ना मेरे एक क्लाइंट है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं फर्नीचर का। तो जैसे वो ठीक ठाक लेवल का काम करते हैं, तो सर मैन्युफैक्चरिंग में सर उनके लिए कोई है सर जिसमें सब्सिडी हो, नहीं, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया ना थोड़ा सा जो हमारी एमएसएमई पॉलिसी है ना, यस वो सर। इन जनरल सबको कवर करती है। यस सर, यस सर, ओके। तो पॉइंट प्रशांत जी केवल इतना है उसमें कि आपको बस ये इंश्योर करना है, जो मैंने शुरुआती डिस्कशन में रखा था 3 चीजें, बाकी सब आप कर लेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्रीज एक्ट रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ कर लेंगे आप। हाँ। 3 चीजें, जहां पे यूनिट है उस नक्शे का अप्रूवल, हम्म। फायर की एनओसी और पोल्यूशन की एनओसी। हमारी जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश मिश्रा जी से कभी एक बार बात हुई थी, आज से करीब 8-10 महीने पहले। तब वो ये वाली बात ही चर्चा में आई थी कि मतलब हम लोगों ने कहा था, बोले साहब आप कहिए हम सेटबैक वगैरह सब छोड़ देते हैं, लेकिन जब कोई अनहोनी होनी होती है ना, उस समय सरकार के ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो यस सर। इसीलिए दे मतलब कोई भी अगर इंसेंटिव दे दिया जाता है तो मीडिया बड़ा 2 मिनट लगता है मीडिया को ये कहने में कि सरकार ने इस यूनिट को इंसेंटिव भी दिया हुआ है, और इंसेंटिव छोटे नहीं है, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, चार जी जी। करोड़ तक की कैपिटल नहीं नहीं, सब्सिडी अभी हमारी हमारे यहाँ पॉलिसी। मिली है सर, हमें मिली, गैलेंट यहाँ पे हमारा है, बहुत अच्छा सब्सिडी वो हाँ, तो मैं वही मतलब बता सर। रहा हूँ आपको, जब ये सब्सिडी के लेवल्स हैं तो इसीलिए ये लगता है कि कंप्लाइंस हो जाए सरकार, फिर ये नहीं चाहती कि सरकार के ऊपर कोई उंगली उठे इस चीज को लेके। इसीलिए आप बस इतना इंश्योर कर लीजिए, फायर है, पोल्यूशन है, और आपका नक्शे का अप्रूवल है। ये यस सर। 3 चीजें आप प्रशांत जी पक्का पता कर लीजिए। अवधेश जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ नमस्ते सर, ऐसे एक क्वेश्चन तो नहीं है एक्चुअली। एक म्यूचुअल के थ्रू मुझे मीटिंग का लिंक मिला था। आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम मुंबई। अरे वाह। आई एम फ्रॉम मुंबई, सीए अवधेश माचका। I am a recently pass out actually. I passed in November 24 only. अच्छा। And my father is also CA. He has his own practice here in Mumbai. So he is working for the state government incentives work. He has work in multiple states, like for around 8 to 10 states he does the work. करेक्ट। Yeah, he has a private limited firm for that, करेक्ट। Gatmaya Credits and Capital. So I just thought that it would be interesting to join a session to know more about the field and learn something from you. करेक्ट। So So, that, yeah, so actually, Mr. Avdesh, point is कि हर स्टेट के पास में वॉट एवर आई हैव स्पोकन ना, सो hmm, अभी इतना हर स्टेट को इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उनको ये yes, समझ yes, में आता है कि इंडस्ट्रीज अगर सेटअप होंगी ना, तो जैसे इफ hmm, आई टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, सो मध्य प्रदेश इज हैविंग देयर पॉलिसी जहाँ पे कि वो इंडस्ट्री सेटअप पे सीधा 40% फ्लैट है, उनको कोई oh, हाँ, 15%, 20%, 25%, नथिंग लाइक दैट, सीधा yes, yes, 40%, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू hmm, आर डूइंग हमसे आप 40% ले लीजिए। और अच्छा, अगर मतलब मैं मध्य प्रदेश को जहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, आपको लैंड का प्राइस आपको देख के मतलब हमारा यूपी और एमपी में
10 टाइम्स का अंतर है प्राइस में। मतलब मध्य प्रदेश में इतना सस्ता है लैंड इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कि आप विश्वास नहीं कर सकते। सो अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट है जो मध्य प्रदेश में लैंड सेटअप कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल उनको हमें गाइड करना चाहिए। करना चाहिए, सही बात है। और ये अवधेश जी जो आपने बताया ना, हम्म, तो आप भी ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के पास भी उनकी टूरिज्म पॉलिसी अलग है, उनकी एमएसएमई पॉलिसी अलग है। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, की 25 सेक्टोरल गाइडलाइंस हैं। हम्म, एमपी में ज्यादा अच्छे से काम हो रहा है इनके ऊपर, राजस्थान में और अच्छे से काम हो रहा है। तो ये मतलब चीज ऐसे, आपका मेरे को महाराष्ट्र का नहीं मालूम है, लेकिन हम्म। ये मेरे को मालूम है कि इन दोनों स्टेट्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। So thank you very much. Thank you, Nitesh sir, for taking this session and kindly consenting for the session, and very insight. It was really very insightful. और I hope कि हम लोग कभी इसी के बारे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसा Sure, Thank sure. you, Mohan ji, की for रिक्वायरमेंट organizing होती है। this session. And we hope कि हम पॉलिसी वाइज भी आगे सेशंस देख सके। आपके एफर्ट्स काफी रहते हैं, ग्रुप पे काफी एक्टिव रहते हैं आप। Thank इट्स अ you वेरी very much. नाइस इनिशिएटिव कि हमको एक नई नई इंडस्ट्री से आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। Thank you once again, Nitesh sir, and Thank, thank you to all the participants for very patient listening and active participation. We'll thank you meet. so much. Thanks to everyone. Thank you We so will much. meet in some other sessions. Yeah, Goodbye yeah. for them. Thank Thank you you. so much. Thank you.